सिस्टम जो है वो खत्म होना चाहिए। तो इंडियन कल्चरल सिस्टम को बर्बाद करने के लिए मैकॉले को यहां भेजा गया। मैकॉले जब यहां आया तो उसने इस देश का एक सर्वे कराया, और सर्वे करा के उसमें रिपोर्ट क्या आई? रिपोर्ट आई कि हिंदुस्तान का जो कल्चरल सिस्टम है वो यहां के गुरुकुलों पर टिका हुआ है। इस देश में स्कूल्स चलते थे जिनको गुरुकुल कहा जाता था, और सारे देश में स्कूलिंग सिस्टम कैसा था? 1835 में ये जो सर्वे हुआ उसी की रिपोर्ट में आपको कोट कर रहा हूं। अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों के कई 1500-1600 ऑफिसर्स लगे मैकॉले के आदेश पर कि आपको यह सर्वे करना है कि हिंदुस्तान की संस्कृति किस पर टिकी हुई है। तो उस सर्वे से निकला कि यहां की पूरी संस्कृति स्कूलों पर टिकी हुई है, गुरुकुलों पर टिकी हुई है। आश्रम पद्धति से स्कूल चलते हैं। तो स्कूलों में क्या क्या पढ़ाते हैं? तो जो सर्वे है उस सर्वे की रिपोर्ट में एक ही हिस्सा मैं आपको दे रहा हूं तो आपको पता चले कि यह देश कैसा रहा होगा। मद्रास प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के सर्वे की रिपोर्ट बताती है 1835 में 1.5 लाख कॉलेज हैं पूरी प्रेसिडेंसी। और मैंने उस जमाने के अंग्रेजों के लैंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स निकलवाए हैं इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी से। उनको इसलिए निकलवाया कि यह पता करूं कि 1835-40 में मद्रास में गांव कितने हैं, कुल नंबर ऑफ विलेजेस कितना। तो टोटल गांव हैं 1,57,000 और कॉलेजेस कितने हैं? 1.5 लाख। 1,50,000 कॉलेज हैं। माने ऑन एन एवरेज हर गांव में एक कॉलेज है। और उस कॉलेज को अंग्रेज क्या कह रहे हैं अपनी टर्मिनोलॉजी में, उसी टर्मिनोलॉजी को मैं दे रहा हूं, हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स, माने उच्च शिक्षा के कॉलेज हैं, कोई छोटे स्कूल नहीं है। स्कूलों के बारे में तो वो कह रहे हैं कि हर गांव में 2-3 हैं, लेकिन ये जो 1.5 लाख हैं ये कॉलेजेस हैं। और इन 1.5 लाख कॉलेजों में पढ़ाया क्या जाता है? अंग्रेजों का वही सर्वे बता रहा है कि इनमें से 1,500 कॉलेजेस तो सर्जरी के कॉलेजेस हैं, जहां एमएस की डिग्री मिलती है। अब उसको एमएस नहीं कहते होंगे, एमएस अंग्रेजी का शब्द है, संस्कृत में बड़ी भारी डिग्री है। सर्जरी की शिक्षा देने वाले 1,500 कॉलेजेस हैं मद्रास प्रेसिडेंसी में। सारे देश की बात नहीं चल रही, 1/3 हिंदुस्तान की बात चल रही। और वो सर्जरी में पढ़कर निकलने वाले लोग कौन है? ये भी बड़ा मजेदार। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में एक जाति है जिस जाति को आप इस देश में नाई कहते हैं, जो बाल बनाते हैं। एक्चुअली वो 1500 कॉलेजेस में पढ़ने वाले जितने सर्जन हैं वो सब नाई हैं जाति से। तो कभी कभी इस देश में एक गलतफहमी हो गई है हमको अंग्रेजों की वजह से कि शूद्रों को तो पढ़ने ही नहीं दिया इस देश में लोगों। शूद्रों पे तो ब्राह्मणों ने इतने अत्याचार किए कि वो पढ़ ही नहीं पाए। अगर नाई सर्जन है इस देश में तो ये कैसे असंभव है कि शूद्रों को हमने पढ़ने नहीं दिया? और उस कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का जो परसेंटेज है, क्लासिफिकेशन किया है अंग्रेजों ने ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय के आधार पर। वो क्लासिफिकेशन क्या है? कॉलेजेस में पढ़ने वाले करीब 70% लोग शूद्र हैं 1.5 लाख कॉलेजेस में पढ़ने वाले, और 30% में ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं। टोटल 30% में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और 70% में सिर्फ शूद्र। और उसी रिपोर्ट में एक दूसरी बात है कि हिंदुस्तान में जो शूद्र हैं इनके हाथ में सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। ये अंग्रेजों की रिपोर्ट कह रही है, मेरी रिपोर्ट। टेक्नोलॉजी उनके हाथ में है, और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी सबसे ज्यादा यही जाति है जो कर रही। तो मद्रास में और मद्रास के आसपास के इलाके में आज भी आप जाइए, एक जाति है वहां पर जिनको पेरियार कहते हैं। पेरियार जाति आज के समय में बहुत नीची जाति मानी जाती है मद्रास में, साउथ में, पूरे साउथ में। लेकिन 1835 में यह पेरियार जाति की हैसियत क्या है उस सर्वे के आधार पर? तो जो कॉलेजेस हैं वहां पर आर्किटेक्ट के, बिल्डिंग डिजाइन के कॉलेजों की संख्या करीब 2200-2300 के आसपास है पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी। तो आर्किटेक्ट के जितने कॉलेजेस हैं उन सबके जो सबसे महत्वपूर्ण आचार्य हैं वो सब पेरियार हैं। और उनके यहां पढ़ने वाले जितने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े आर्किटेक्ट हैं, वो सब पेरियार हैं जाति से। दक्षिण भारत में जितने मंदिर आपने देखे, मीनाक्षीपुरम का हो, मदुरई का हो, वगैरह वगैरह, दक्षिण भारत में मंदिरों की बड़ी भारी परंपरा। शायद वैसे मंदिर उत्तर भारत में हमको नहीं दिखाई देते, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, मंदिरों की डिजाइन के हिसाब से। और ऐसे अद्भुत अद्भुत मंदिर मैंने देखे हैं दक्षिण भारत में
कि मंदिर में आप एक जगह खड़े हो जाइए एक कोने में और आवाज लगाइए तो 3 किलोमीटर दूर आपकी आवाज दूसरे को सुनाई दे जाए। डिजाइन का, कंस्ट्रक्शन का जो डिजाइन है वो। तो ये जो डिजाइन बनाने वाली जाति है ये है पेरियार। और पेरियार जातियों का सबसे बड़ा काम रहा है दक्षिण भारत में मंदिरों को बनाने का। तो मंदिर बनाने वाली ये जाति है जो पूरे दक्षिण भारत में सबसे मजबूत मानी जाती है। ये उनकी रिपोर्ट है अंग्रेजों की। बाद में क्या हुआ है, उसी पेरियार जाति को 1890 के बाद बर्बाद कर दिया अंग्रेजों ने। कैसे बर्बाद किया है? एक अंग्रेज ऑफिसर है जिसका नाम है A.O. ह्यूम, जिसने बाद में कांग्रेस बनाई है। यह मद्रास का कलेक्टर रहा। तो मद्रास के कलेक्टर की हैसियत से इस आदमी ने एक नोटिफिकेशन किया, कानून बना दिया। क्या कानून बना दिया? उस नोटिफिकेशन के पहले दक्षिण भारत के जितने मंदिर हैं वो पेरियार लोग बनाते हैं। A.O. ह्यूम ने नोटिफिकेशन किया कि आज के बाद पेरियार मंदिर नहीं बनाएंगे, और अगर बनाएंगे तो वो कानूनी अपराध होगा। कानून बना दिया उसने। कानून बना के उस जाति को मंदिर बनाने से रोक दिया उसने। तो नतीजा क्या हुआ? 50-60 साल के बाद ये जाति धीरे 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 खत्म होती गई और आज बिल्कुल किनारे पर पड़ी हुई। अंग्रेजों ने ऐसे तोड़ा है भारतीय समाज को। सोसाइटी है इंडियन सोसाइटी। भारतीय संस्कृति की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि पूरी की पूरी सोसाइटी इंटरडिपेंडेंट सोसाइटी रही है। इसको अंग्रेज इस्तेमाल करते हैं, मैं भी उसको मुहावरे में कहता हूं फेस टू फेस कम्युनिटी है। फेस टू फेस कम्युनिटी माने हर कम्युनिटी के पास कुछ विशेष किस्म का हुनर है, दूसरे के पास अपना हुनर है, दोनों का हुनर एक दूसरे के काम में आ रहा है। जैसे कोई है जो जूता बना सकता है, मुझे जूता पहनना है तो उसका बनाया हुआ जूता मैं खरीद रहा हूं, बदले में उसको मैं अनाज दे रहा हूं, गेहूं दे रहा हूं, चावल दे रहा हूं। मेरे गांव में धोबी है, उसको कपड़ा धोने का हुनर है तो वो कपड़ा धोकर मुझे दे रहा है, उसके बदले में मैं उसको गेहूं चावल मेरी दादी मां उसको देती है। मैं अभी भी गांव में जाता हूं तो देखता हूं। तो एक खास तरह की सोसाइटी है जिसके पास एक तरह का हुनर है, स्किल है। सब लोगों के पास सारे तरह के हुनर नहीं होते हैं। तो उन हुनर वाली सोसाइटीज को इस देश में शूद्र कहा गया और अंग्रेजों ने उनकी हैसियत नीचे गिराई। क्योंकि मैकॉले जब यह कह रहा है कि इंडियन सोसाइटीज को तोड़ना है, अगर अंग्रेजों के लिए गुलाम बनाना है, तो वो एक मुहावरा इस्तेमाल कर रहा। वो कह रहा है कि किसी भी खेत में दूसरी फसल लगाने से पहले उस खेत को खूब जमकर जोता जाता है। माने हिंदुस्तान के समाज में विदेशी संस्कृति लाने से पहले इसको जोत दो कस के, माने जो कुछ है वो नाश कर दो, उसके बाद उसमें ब्रिटेन की संस्कृति के बीज डालो, तब कुछ इसमें से निकलेगा। और वो क्या कर रहा है? वो दो बातें कह रहा है जो मैं आज के समय में आपसे शेयर करना चाहता हूं। वो कह रहा है कि भारतीय समाज की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं जो मेरे समझ में आ गया है। पहली तो भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसको तोड़ना, और दूसरी भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है इसको तोड़ना। और भारत की शिक्षा व्यवस्था कितनी जबरदस्त है जिसका वो वर्णन कर रहा है। 1835 में इंग्लैंड में कोई जानता नहीं कि सर्जरी क्या होती। 1835 की बात कर रहा हूं। इंग्लैंड में सबसे पहले सर्जरी की पढ़ाई शुरू हुई है 1910-1911 में। हिंदुस्तान में उससे हजारों साल पहले सर्जरी पढ़ाई जा रही है। प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है यह बात अंग्रेज जानते नहीं 1850-1860 तक। हिंदुस्तान में प्लास्टिक सर्जरी उसके कई सौ साल पहले से पढ़ाई जा रही है। मेरे पास एक अंग्रेज पुलिस ऑफिसर का स्टेटमेंट है, पब्लिश्ड स्टेटमेंट है। कर्नल कूट एक बड़ा ऑफिसर है जो हिंदुस्तान में लड़ने के लिए आया है, और यह लड़ा है हैदर अली के साथ। हैदर अली दक्षिण भारत का एक बड़ा राजा है, उससे कभी अंग्रेज जीत नहीं पाए। तो लड़ाई में कर्नल कूट हार जाता है और हैदर अली उसको मारता नहीं है, उसकी नाक काट लेता और कहता है कि तुम जाओ इंग्लैंड में, तब तुम बताना कि नाक कटवा के आए हो। हिंदुस्तान में उस समय मुहावरा चलता है, नाक कटवा दी माने बेइज्जती हो गई। तो हैदर अली कह रहा है कि तुम्हारी नाक काट के मैं ब्रिटेन भेजूंगा ताकि ब्रिटेन के लोग जाने कि तुम्हारी बेइज्जती हुई। कर्नल कूट की वो नाक काट लेता। कटी हुई नाक लेकर कर्नल कूट वहां से भागता। तो हैदर अली की सीमा के बाहर जब आता है तो एक गांव में पहुंचता है। उस गांव में उसको एक भाई मिलता है। वो कहता है कि ये कहां जा रहे हो तुम्हारी कटी हुई नाक लेके? तो कहता है चोट लग गई है। झूठ बोलता, क्योंकि कहेगा कि युद्ध में हार गया तो बेइज्जती हो जाएगी। तो कह रहा चोट लग गई है। तो उसने कहा कि मेरे गांव में एक वैद्य है, वो तुम्हारी ये नाक जोड़ सकता, चलो उसके पास। तो कर्नल कूट ने जो मेमोआर्स लिखे हैं उस पर से वो किताब है, उसमें उसने लिखा है कि 1.5 घंटे मेरा ऑपरेशन चला और उस 1.5 घंटे के बाद उस वैद्य ने मेरी नाक जोड़ दी। उसके बाद जब वो इंग्लैंड गया है वापस,
तो उसका एक दोस्त है जो बड़ा सर्जन है लंदन में, उसको वो कहता है कि तुमको तो कुछ नहीं आता, जाके सीख के आओ, हिंदुस्तान में लोग देखो कितनी बड़ी सर्जरी करते हैं। तो वो आता है इंग्लैंड, लंदन से यहां आता और 6-7 साल यहां रहता है, सर्जरी सीख कर जाता है, उसके बाद लंदन में सर्जरी इंट्रोड्यूस होती है। हमको ठीक उल्टा बता रहे कि जो कुछ लाए वो अंग्रेज लाए, नहीं तो तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं इस देश में। सच्चाई उसके उल्टी है कि अंग्रेज यहां से जो कुछ ले गए हैं उसी पे अपनी मोहर लगा के हमको पेश कर रहे हैं कि देखो हम ले आए तुम्हारे लिए। तो इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम इस देश में चलता है तो उसके पीछे कुछ गहरी व्यवस्थाएं होंगी, अंग्रेज उसको खत्म कर रहे हैं। उसके लिए मैकॉले कानून बना रहा है, उस कानून का नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट। तो इंडियन एजुकेशन एक्ट जब लागू होता है इस देश में तो पहली बात उसमें क्या है कि जितने गुरुकुल चल रहे हैं इनको इल्लीगल घोषित करो। अंग्रेज सरकार यह फैसला कर रही है और गुरुकुलों को इल्लीगल अगर घोषित कर दिया जाएगा तो गुरुकुलों को दान देने वाले जो लोग हैं वो सब इल्लीगल हो जाएंगे, तो गुरुकुलों को दान नहीं मिलेगा और गुरुकुलों को दान नहीं मिलेगा तो गुरुकुल अपने आप ही बंद होने वाले हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कॉन्वेंट स्कूल इस देश में खोलेंगे। फिर ये उसकी प्लानिंग है। उस प्लानिंग से एजुकेशन एक्ट आता है, लागू होता है, गुरुकुलों को दान बंद किया जाता है, गुरुकुलों में पढ़ाने वाले लोगों पर अत्याचार होते हैं, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, जेल में बंद किया जाता है। और कुछ साल के बाद पता चला धीरे धीरे गुरुकुल बंद होने लगते हैं। फिर अंग्रेजों ने सबसे पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला है कलकत्ता, और उस कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के लिए एडमिशन करवाना है, उसके लिए एक आदमी इस देश में खड़ा किया गया, उसका नाम है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय इस देश में खड़े किए गए हैं अंग्रेजों की तरफ से, ताकि अंग्रेजों का जो कॉन्वेंट स्कूल खुला है उसमें बच्चों को लाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। और राजा राममोहन राय अंग्रेजों के बड़े भारी समर्थक व्यक्ति हैं। इतिहास में इतना तो शायद आपने पढ़ा ही होगा कि अंग्रेजी शिक्षा को हिंदुस्तान के गांव-गांव में फैलाने का काम राजा राममोहन राय ने किया है। उसके पहले राजा राममोहन राय ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क हैं और नौकरी करते हैं। बाद में उनको नौकरी से छुट्टी दी जाती है और कहा जाता है कि तुमको तुम्हारी तनख्वाह मिलेगी, बस गांव-गांव में कॉन्वेंट स्कूल खोल दो और बच्चों को उसमें लाने की तुम्हारी जिम्मेदारी। अब उस जमाने में कोई मां बाप अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजता नहीं। क्यों नहीं भेजता? सबको लगता है कि यह फालतू का स्कूल है। तो राजा राममोहन राय गांव-गांव जाते हैं। एक गांव का किस्सा मैं आपको सुनूं तो आपको थोड़ा पता चले। वर्धमान एक जगह है कलकत्ता के पास, बंगाल। वर्धमान में गए हैं राजा राममोहन राय और वहां के गांव के लोगों की मीटिंग बुला के कन्विंस कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजिए। तो एक गांव का किसान उनसे पूछता है कि क्या मिलेगा वहां हमारे बच्चों को? तो कहते हैं अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। तो किसान पूछता है उस अंग्रेजी से क्या होगा? कि आपके बच्चे अंग्रेजों जैसे हो जाएंगे। तो वो पूछ रहा है कि फिर अंग्रेजों जैसे हो जाएंगे तो हमारा क्या फायदा? तो वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं। फिर एक तर्क वो दे रहे हैं कि आपके बच्चे टाई लगाएंगे, सूट बूट पहनेंगे। तो गांव वाला पूछता है ये टाई क्या होती है? उसको मालूम नहीं कि टाई क्या होती है, और सही ही बात है, इस गर्म देश में टाई लगाने का कोई मतलब नहीं। तो वो पूछ रहा है टाई क्या होती है? तो वो कहता है कि एक कपड़ा होता है, उसको गले के चारों तरफ बांध दिया जाता है। तो राजा राममोहन राय से वो किसान पूछ रहा है कि इसका इस्तेमाल क्या है? तब वो बता रहा है राजा राममोहन राय कि ब्रिटेन में सर्दी बहुत पड़ती है और इतनी ठंडी पड़ती है कि हर समय जुकाम रहता है लोगों को, तो गले के नजदीक एक कपड़ा बांधते हैं ताकि बार बार उससे नाक पोंछ सके। तो वो किसान कह रहा है कि मेरे देश में तो गर्मी पड़ती है, फिर मेरे गांव के बच्चों को तो जरूरत नहीं टाई लगाने की। तो राजा राममोहन राय बेचारे निराश होकर उस गांव से वापस लौटते हैं और गांव का कोई भी आदमी अपने बच्चे को कॉन्वेंट में भेजने को तैयार नहीं। और इसी के साथ साथ एक दूसरी बात और बताऊं आपको, यहीं से जुड़ी हुई, कि ये कॉन्वेंट स्कूल यूरोप में क्यों खुले हैं, वहां क्यों चलाए गए कॉन्वेंट स्कूल? यूरोप में एक बड़ी भारी परंपरा है, हजारों साल पुरानी। वो परंपरा क्या है? बच्चों को लावारिस छोड़ दिया जाता। अभी ये बंद हुई है, पिछले 200 साल पहले, उसके पहले ये चलती थी। बच्चा पैदा हुआ, चर्च के सामने छोड़ दिया। बच्चा पैदा हुआ, अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। हजारों साल से ये उनकी वो परंपरा है, उनकी सिस्टम है। क्यों है ये परंपरा? तो इंग्लैंड की हिस्ट्री जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि गरीबी इतनी है कि बच्चों को पालना मुश्किल, तो बच्चों को छोड़ देते। बच्चा पैदा हुआ, चर्च के सामने छोड़ दिया या अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। बच्चे को साथ रखने का रिवाज नहीं है, इसलिए आप जानते हैं कि वहां 10-11 साल के बाद बच्चा कोई मम्मी पापा के साथ रहता नहीं, सब छोड़ के चले जाते।
और हजारों साल से तो बचपन में भी साथ रखने की परंपरा नहीं है। अभी ये परंपरा थोड़ी बदली। तो ये जो लावारिस बच्चे होते हैं, ये जो अनाथ बच्चे होते हैं, इनको कहां रखा जाए, ये यूरोप में बड़ी भारी प्रॉब्लम रही। तो उनके लिए कॉन्वेंट स्कूल खोले गए। माने कॉन्वेंट स्कूल में वो बच्चे जाते हैं यूरोप में जिनके मम्मी का पता नहीं, जिनके पप्पा का पता नहीं, जो लावारिस है। हमारे बच्चे क्यों जाते हैं? यहां तो मम्मी भी है, यहां तो पप्पा भी है। और आज से 200 साल पहले कोई मम्मी पापा अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजने को तैयार नहीं है। इतनी तर्क सुनने के बाद भी कि टाई लगाएगा तो ऐसे करेगा, और आज तो लाइन लगी हुई है पहले से ही कॉन्वेंट में एडमिशन करा। बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके पहले रजिस्ट्रेशन करा दो भाई, नहीं मिलेगी जगह। मात्र 150 साल में इस देश में इतनी चीजें बदल गई कि 150 साल पहले कोई कॉन्वेंट जाना नहीं चाहता है, आज कॉन्वेंट में लाइन लगी। और कॉन्वेंट भी कैसे कैसे है। मैं अभी जाके आया एक जगह, वहां मैंने एक स्कूल पढ़ा, उसका नाम है बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल। अब पूछिए बजरंगबली का कॉन्वेंट स्कूल से क्या लेना देना, लेकिन है। तो गांव गांव में, गली गली में वो जो कॉन्वेंट स्कूल खुल गए हैं, ये आज की देन नहीं है, ये मैकॉले की देन है। और मैकॉले उनको ला रहा है बहुत सिस्टमैटिक तरीके से। फिर उनमें सिलेबस क्या पढ़ाया जाएगा। 1858 में पहली बार सिलेबस तय हो रहा है कि कॉन्वेंट स्कूल में सबसे पहली शिक्षा क्रिश्चियनिटी की दी जाएगी। तो क्रिश्चियनिटी की शिक्षा दी जा रही है, उसी के हिसाब से किताबें बन रही हैं, उसी के हिसाब से सिलेबस बन रहा है, और जबरदस्ती इस देश में कॉन्वेंट स्कूलों का सिस्टम आ रहा। पहले 1860 में इन कॉन्वेंट स्कूलों को कॉन्वेंट स्कूल नहीं कहते थे, अंग्रेजी दस्तावेजों में इनका नाम है फ्री स्कूल्स। तो फ्री स्कूल्स इज इक्वल टू कॉन्वेंट स्कूल उस जमाने में। अभी वो सब के सब कॉन्वेंट स्कूल हो गए। क्यों कॉन्वेंट स्कूल खोले गए हैं यूरोप में? बच्चों के माया नहीं है, पिता नहीं है, उनके भाई नहीं है, बहन नहीं है, किसी को मालूम नहीं है कि कौन किसका बच्चा है, और किसी को मालूम नहीं कि उसकी मां पिता कौन है। इसलिए लावारिस बच्चों को पालने के लिए कॉन्वेंट स्कूल खोले जाते हैं। हमने क्यों खोल लिए हैं इस देश में? यह बात मैं मानता हूं कि 1947 के पहले कॉन्वेंट स्कूल थे, तो ठीक है, अंग्रेज थे इस देश में, उनकी चलती थी, उनका कानून था, उनकी सरकार थी, जबरदस्ती वही इस देश में ये सब चलाते थे। तो मैंने एक दिन हिसाब लगाया कि 1947 के पहले जितने कॉन्वेंट स्कूल थे इस देश में, आजादी के 50 साल के बाद तो 3 से 4 गुने ज्यादा बढ़ गए। और अंग्रेज इस देश में जो ला रहे हैं सिस्टम, क्यों ला रहे हैं? ताकि भारतीय संस्कृति का नाश किया जाए। और मैकॉले लिख रहा है एक चिट्ठी जो उसके पिता को उसने लिखी है, बड़ी मशहूर चिट्ठी है जिसका जिक्र हिंदुस्तान के बहुत कह रहा है कि इन कॉन्वेंट स्कूलों में जब हिंदुस्तानी बनने लगेंगे तो ये सब वीर से हिंदुस्तानी हो, और ये ऐसे दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे कि इनको अपने देश के बारे में कुछ नहीं मालूम होगा, इनको अपनी संस्कृति के बारे में कुछ नहीं मालूम होगा, इनको अपनी परंपराओं के बारे में कुछ नहीं मालूम होगा, इनको अपनी चीजों के बारे में कुछ नहीं मालूम होगा, इनको अपने मुहावरे नहीं मालूम होंगे, इनको अपने क्लीशेज नहीं मालूम होंगे। ये सब के सब विदेशी हो जाएंगे। और ऐसे बच्चे जब हिंदुस्तान में पैदा होने लगेंगे तो अंग्रेज चले जाएं भले ही इस देश को छोड़कर, अंग्रेजियत नहीं जाएगी। ये मैकॉले लिख रहा है अपनी चिट्ठी। वही सच्चाई हमारे सामने हम देख रहे हैं। और हमने अब किस तर्क पर इन कॉन्वेंट स्कूलों को अपना लिया है? अरे साहब, अंग्रेजी तो इंटरनेशनल भाषा है, और मैं दुनिया के हर उस व्यक्ति को चैलेंज करता हूं जो ये कहता है कि अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा है। दुनिया में इस समय 200 से ज्यादा देश हैं, और मात्र 12 देशों में अंग्रेजी चलती है, सिर्फ 12 देशों में। 200 देशों में से मात्र 12 देशों में अंग्रेजी चलती है। 188 देशों में उनकी अपनी मातृभाषाएं चलती हैं। तो कैसे अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा? अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा तब मानी जाती जब दुनिया के 200 देशों में से 150 देशों में अंग्रेजी चलती और 50 देशों में मातृभाषा चलती। मैं मान लेता कि अंग्रेजी मात्र वहां की इंटरनेशनल भाषा। मात्र 12 देशों में अंग्रेजी चलती है। अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, और थोड़ा सा लैटिन अमेरिका के देश है, और वहां तो मैं मानता नहीं कि अंग्रेजी चलती है, ज्यादा लैटिन चलती है। अंग्रेजी की खिचड़ी बन गई है लैटिन के साथ। एक दूसरा तर्क है कि साहब अंग्रेजी में बहुत शब्द हैं, कुल गिन लीजिए अंग्रेजी के शब्दों की संख्या। कोई भी बड़ी से बड़ी डिक्शनरी उठा लीजिए, चैम्बर्स ले आइए, चाहे ऑक्सफोर्ड ले आइए, चाहे कैम्ब्रिज की डिक्शनरी ले आइए, शब्दों को गिन लीजिए,
उसमें ओरिजिनल शब्द कितने हैं और दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द कितने हैं, तो आपको पता चलेगा कि पूरी अंग्रेजी भाषा में उनके अपने ओरिजिनल वर्ड्स मात्र 12,000 हैं, ओनली 12,000। और अकेले गुजराती में ओरिजिनल शब्दों की संख्या 40,000 है, सिर्फ गुजराती में। हिंदी की तो बात छोड़ दीजिए। मराठी में ओरिजिनल शब्दों की संख्या 40 से 45,000 है। हिंदी में अपने ओरिजिनल शब्दों की संख्या 70,000 से ऊपर है। तो अंग्रेजी में शब्द हैं कहां के? फिर अंग्रेजी के शब्द सब चोरी किए हुए शब्द हैं, या तो फ्रेंच के हैं, या तो लैटिन के हैं, या तो ग्रीक भाषा के पुराने शब्द हैं, या तो इधर साउथ ईस्ट एशिया की कुछ लैंग्वेजेस चली हैं उनके शब्द हैं। अंग्रेजी के पास अपना कोई शब्द नहीं। और यह भाषा इतनी लाचार है, इतनी पंगु है कि चाचा हो, ताऊ हो, मामा हो, फूफा हो, सब अंकल, चाची हो, ताई हो, भाभी हो, नानी हो, सब आंटी, उनके पास इसके अलावा शब्द ही नहीं है। जिस भाषा में अपने रिश्तेदारों को कहने के शब्द नहीं हो, वो भाषा कैसे अच्छी भाषा माने? और इसमें ऐसा घनचक्कर हो जाता है, कभी कभी इन लॉज हैं, अब पता नहीं उनकी तरफ के हैं कि हमारी तरफ के हैं, वो लड़की वालों की तरफ के हैं कि लड़के वालों की, दोनों ही इन लॉज हो जाते हैं। हिंदुस्तान में तो परिवारों के जो रिश्ते हैं वो इतने माइक्रो लेवल पे डिफाइन किए जाते हैं कि बुआ की, फूफा की, मौसी की, ताई की, ये तो वो तो फलानी ढिमा की, इतने माइक्रो लेवल के रिश्ते हैं क्योंकि हमारे पास उसके शब्द हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं। उनके पास शब्द ही नहीं है डिफाइन करने। कैसे हम माने कि ये अंग्रेजी बहुत अच्छी भाषा है? कभी कभी ये तर्क देते हैं लोग कि साहब अंग्रेजी नहीं होगी तो साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई नहीं हो सकती। और मैं कहता हूं कि बिना अंग्रेजी के ही साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है। और दुनिया में दो देश इसका उदाहरण है, जापान और फ्रांस। पूरे जापान में आप चले जाइए, इंजीनियरिंग के जितने कॉलेज हैं, मेडिकल साइंस के जितने कॉलेज हैं, सब में पढ़ाई जापानीज में होती है, कोई अंग्रेजी में नहीं पढ़ता। जापान के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जापान के मैनेजमेंट में काम करने वाले सारे स्टूडेंट जापानीज में पढ़ते हैं। तो साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी में होती है, यह दुनिया का सबसे रद्दी तर्क है। फ्रांस में चले जाइए, बचपन से लेकर और उच्च शिक्षा तक सब फ्रेंच में पढ़ाया जाता है। और फ्रांस में तो मैं रहा हूं, तो मैंने देखा है कि किसी आदमी को अंग्रेजी में बात करिए तो ऐसी नाक चढ़ा के यूं कर लेता है कि आपने पता नहीं कितना बड़ा अपराध कर दिया। और टूटी फूटी फ्रेंच में आप उससे दो शब्द कह दीजिए, मैसिए, बॉन्सोir, बस इतना खुश हो जाएगा कि आपने मेरी फ्रेंच तो बोली, भले ही टूटी फूटी बोली। और मैंने एक बार एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं जिनके साथ मैंने काम किया सोरबोन में, जब मैं यहां साइंटिस्ट था, एक बार मैंने उनको पूछा कि आपने अपनी थीसिस किस भाषा में लिखी? वो फ्रांस के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं इस समय, और अभी 2 साल पहले उनको नोबेल प्राइज मिला। मैं जब उनके साथ काम करता था तब उनका नाम था नोबेल पैनल में, लेकिन मिला नहीं था। अभी 2 साल पहले नोबेल प्राइज मिल गया। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आपने अपनी थीसिस किस भाषा में लिखी? तो उनका स्वाभाविक है, फ्रेंच में लिखी। तो मैंने कहा, आपको कभी किसी ने टॉन्ट नहीं कसा कि आपने अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखा? तो उन्होंने कहा, मैं कोई पागल आदमी, जिसको कहना हो कहता रहे। मुझे लगता है जिस भाषा में मैं सबसे अच्छा काम कर सकता हूं उसी भाषा में मैंने काम किया। और तब उन्होंने मुझे एक बात कही जो मैंने मेरे जीवन में भी महसूस की। उसने मुझे कहा, राजीव, जब भी कोई मौलिक काम तुमको करना हो तो तुम विदेशी भाषा में कर नहीं सकते, ये बात तुम लिख लो किसी भी डायरी में। मौलिक काम जब तुमको करना होगा तो तुम तुम्हारी मातृभाषा में ही कर पाओगे, किसी दूसरी भाषा में तुम कर नहीं सकते। हां, नकल करनी हो किसी दूसरे की तो तुम मातृभाषा छोड़कर दूसरी भाषा में कर सकते हो, लेकिन कोई मौलिक काम तुमको करना हो तो तुम जो है कभी कर नहीं सकोगे अंग्रेजी में। और मजाक में उन्होंने मुझसे कहा, जो बात बिल्कुल सच है, उन्होंने कहा, तुम ये बताओ कि हिंदुस्तान में नोबेल लॉरियट क्यों नहीं पैदा होते? तुम्हारा देश जब गुलाम था तो 2 नोबेल लॉरियट पैदा हुए। पहला नोबेल लॉरियट था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस भाषा में लिखी है गीतांजलि? बांग्ला में लिखी।
बांग्ला में लिखी हुई गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला है उनको, अंग्रेजी में लिखे हुए लेखों पे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि अंग्रेजी में रविन्द्रनाथ टैगोर उतना अच्छा लिख नहीं सकते जितना अच्छा बांग्ला में लिख सकते। और दूसरे थे जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु की पूरी थीसिस बांग्ला भाषा में है। तो वो कहते थे कि तुम्हारे देश में जब अंग्रेजों का राज्य चलता था तो 2 नोबेल पुरस्कार वाले लोग पैदा हुए, अब तो तुम्हारा राज्य चलता है तो लाइन लग जानी चाहिए थी। पता चला कि आजादी के बाद एक भी नहीं है। अकाल ही अकाल है इस देश में नोबेल लॉरिएट का। और जबकि हमसे छोटे छोटे देश हैं, स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है। स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे को मैं कहूं तो सिटी कंट्रीज हैं। हमारे एक एक शहर की जितनी आबादी है उनका कुल आबादी है पूरे देश की। तो दुनिया भर में जो पिद्दी से देश हैं उनके यहां हर साल नोबेल पुरस्कार, हर साल नोबेल लॉरिएट पैदा होते हैं। हमारा 96 करोड़ का देश, हम एक नोबेल लॉरिएट पैदा नहीं कर पाते। कारण क्या है? चिंतन हमारा मातृभाषा में नहीं। और चिंतन अगर मातृभाषा में नहीं कर सकते तो कभी भी विकास होता नहीं दिमाग का। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है हमको कि अंग्रेजी में पढ़ के हमारा बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट बनेगा। ये मैं उनकी बात कह रहा हूं, मेरी बात नहीं कह रहा। जो फ्रेंच साइंटिस्ट जिनके साथ मैंने काम किया उन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में कोई चीज याद करे और वही बच्चा दूसरे देश की भाषा में वही चीज याद करे तो मातृभाषा में जितनी जल्दी याद करेगा उससे 6 गुना ज्यादा समय उसको अंग्रेजी में याद करने में लगेगा। और ना सिर्फ 6 गुना समय लगेगा बल्कि वो विदेशी भाषा में याद नहीं करेगा, रटेगा, शब्द रटेगा। और रटे हुए शब्दों को जाके इम्तिहान में लिख के चला आएगा। दूसरे दिन उसको याद नहीं रहेगा कि कल मैंने क्या लिखा है कॉपी में। किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए 8th क्लास में तुमने क्या क्या रटा है, उसको याद नहीं। 9th में पढ़ता। और 8th क्लास की 1 साल की बात तो छोड़ दीजिए, 3 महीने बाद अगर पूछ लीजिए कि 3 महीने पहले तुमने क्या रटा, उसको याद ही नहीं रहता। संभव नहीं है। मातृभाषा में तैयार की हुई चीज आप जल्दी याद कर सकते हैं, आपका 6 गुना कम समय लगेगा। विदेशी भाषा में, अंग्रेजी में तैयार की हुई चीज में आपको 6 दिन ज्यादा लगते हैं। तभी मुझे समझ में आ गया कि इस देश में MBBS करते करते 5.5 साल क्यों लगते, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करते करते 6-7 साल क्यों लगते, और MBBS के बाद MD कर लीजिए तब तो 10 साल गए, ये पक्का मान लीजिए। सच्चाई क्या है? MBBS का टोटल सिलेबस मात्र 1.25 साल का है। सिर्फ 1.25 साल में कोई भी MBBS की पढ़ाई कर सकता है जो उसका कंटेंट है, लेकिन उसमें समय बहुत लगता है क्योंकि अंग्रेजी। इसी तरह इंजीनियरिंग की पढ़ाई का जितना सिलेबस इस देश में पढ़ाया जाता है, मैं तो IIT में रह चुका हूं इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितना सिलेबस हमको पढ़ाया जाता, अगर वो मुझे मेरी मातृभाषा में पढ़ाया जाता तो मैं 3.5 साल में MTech करके बाहर निकल आता। लेकिन वही MTech करने के लिए मुझे करीब 7.5-8 साल लग गए। तो मेरे जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण समय है, जो गोल्डन पीरियड है, वो एक विदेशी भाषा के कारण बर्बाद हो रहा। तो मैं कभी कभी पूछता हूं उन मम्मी पापाओं से कि आपको ये अधिकार किसने दिया कि अपने बच्चे के करोड़ों करोड़ों घंटे आप बर्बाद करें? किसने आपको ये अधिकार दिया? और किसने आपको यह अधिकार दिया कि आपके बच्चे आपके रहते हुए अपने आप को लावारिस कहलाने वाले स्कूलों में जाकर पढ़ें, कॉन्वेंट स्कूलों? और ये आप अपने बच्चों पर सबसे बड़ा अत्याचार कर रहे हैं जब आप उनको अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं। उस बच्चे के दिल का दर्द आप नहीं जानते, मैं जानता हूं क्योंकि मैं पढ़ के आया हूं। और वो बच्चे के दिल का दर्द क्या है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मेरी मां पूरे समय ये जानती नहीं थी कि मेरा बेटा क्या पढ़ रहा, मुझे नहीं मालूम। मेरी मां नहीं जानती कि इसने क्या पढ़ा। जब मेरी मां मेरे बारे में जानती नहीं कि इसने क्या पढ़ा है तो उसके लिए उसको ट्यूटर रखना पड़ता। मां से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा ट्यूटर होता नहीं। मॉडर्न साइंस भी अब इस बात को स्वीकार करता है कि मां से बड़ा शिक्षक बच्चे के लिए कोई दूसरा होता नहीं। लेकिन पूरे समय मेरी मां को मालूम नहीं कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा। क्यों? क्योंकि मां की जो स्मृतियां हैं, मां के जो ज्ञान है, मां के मन में जो संस्कार है, उसका इस अंग्रेजी शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं।
और हमने कैसे अपनी माताओं को बेवकूफ घोषित कर दिया। इस देश की लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों माताएं दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं जब वो तुलसी के पौधे में पानी देती, लेकिन हमारे देश ने उनको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास पीएचडी नहीं है, उनके पास एमटेक की डिग्री नहीं है, लेकिन उनको मालूम है कि तुलसी के पौधे में पानी लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है तुलसी के पौधे में पानी? क्योंकि तुलसी का पौधा ऑक्सीजन देता। दुनिया में ये अद्भुत किस्म की फैक्ट्री है ऑक्सीजन पैदा करने वाली। आप इसको पानी दीजिए, तुलसी का पौधा पानी को और हाइड्रोजन को अलग अलग, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर देता। H2O में से H2 अलग हो जाता है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, और उसको अपने फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूरा चलाने में पानी की बहुत जरूरत होती है। इसलिए मेरी मां रोज तुलसी के पौधे को पानी देती है। कितनी बड़ी साइंटिफिक काम कर रही है वो, लेकिन हमने तो कहा वो तो बेकार है, पढ़ी लिखी नहीं, क्योंकि उसको पीएचडी नहीं मिली। और साक्षरता किसको करनी है? मेरी मां को कहने आएंगे कि तुम साक्षर हो जाओ, क्योंकि तुमको एबीसीडी लिखना नहीं आता। लेकिन वो इतनी बड़ी साइंटिस्ट है कि रोज तुलसी के पौधे में पानी दे रही है। मेरे जैसे बेवकूफ जो डिग्री लेके निकलते हैं, उनको मालूम नहीं कि तुलसी के पौधे में पानी दिया जाता। हमको नहीं पढ़ाया किसी ने कि तुलसी के पौधे में पानी दिया जाता है। मेरी मां को उसकी मां ने पढ़ाया कि तुलसी के पौधे में पानी दिया जाता है। कितना बड़ा वैज्ञानिक कर्म वो कर रही है, लेकिन हम कह रहे हैं वो तो पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि साक्षर नहीं है। तो हम किसको साक्षर बनाने जा रहे हैं? उन लोगों को साक्षर बनाने जा रहे हैं जो हमसे ज्यादा शिक्षित हैं। हम जो कुछ नहीं जानते हैं वो मान के बैठे हैं कि सारी साक्षरता हमारे ही पास है, क्योंकि हम जानते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। वो मेरी मां नहीं जानती, उसको कहना होगा तो वो कुछ और तरीके से कहेगी। वो आ फॉर अरिहंत कह देगी, लेकिन उसको ये नहीं मालूम ए फॉर एप्पल होता। तो हमने कह दिया कि वो तो बेकार है, वो तो पढ़ी लिखी नहीं है, उसको तो कुछ आता नहीं है, उसको साक्षर बनाना है। और सच्चाई ये है कि साक्षरता हमको उससे सीखनी चाहिए कि तुलसी के पौधे में पानी क्यों दिया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कर्म है। नीम का दातुन क्यों किया जाता है? यह दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कर्म। ये वैज्ञानिक कर्म करने वाले लोग हिंदुस्तान के गांव-गांव में रहते हैं, लेकिन हमने क्या किया है? वो ही बेवकूफ है, क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं जानते। और हम अंग्रेजी जानने वाले लोग शायद दुनिया के सबसे बड़े इडियट हैं। ये मैं बहुत कन्विक्शन से कह रहा हूं, क्योंकि हम में से कोई भी आदमी वो काम कर नहीं सकता जो गांव का किसान करता। एक बार मैं एक गांव में गया तो एक किसान को मैंने देखा बैल को खोलते हुए और हल में जोतते हुए। तो मैंने थोड़ी देर 2 मिनट अपने मन में सोचा कि मान लो ये काम मुझे करना पड़े तो बैल कहीं होगा और मैं कहीं होऊंगा। मैं नहीं कर सकता उस काम को। बैल को कहां से खोलकर कैसे हल में लगाना है, ये स्किल उसके पास है। और जिस आदमी के पास इतना बड़ा स्किल है, उसको हमने कहा ये अनस्किल्ड लेबर है। ये तो अंग्रेजों की दी हुई परिभाषाएं, और ये सारी परिभाषाएं निकली कहां से है? इसी अंग्रेजी के एजुकेशन सिस्टम। हमने होशियार किसको माना, हमने इंटेलिजेंट किसको माना? पटर पटर अंग्रेजी में 10-12 वाक्य जो बोल सके, भले ही ग्रामेटिकली वो इनकरेक्ट हो, लेकिन जो जितनी फास्ट अंग्रेजी बोले वो उतना इंटेलिजेंट। ये हमने मान्यताएं बना ली। जबरदस्ती गुजराती बोल सकते हैं, अच्छी मराठी बोल सकते हैं, इंप्रेशन जमाने के लिए धड़ाधड़ अंग्रेजी में बोलते चले जाए, ताकि सामने वाले पे रौब पड़े। किस पे रौब डाल रहे हो भाई? तुम तो खुद अपने मन में इतने हीन हो गए हो कि अपनी मातृभाषा में बात नहीं कर सकते। और जो समाज अपनी मातृभाषा से कट जाता है, उस समाज का कभी भला नहीं होता। जापान गुलाम हुआ था अंग्रेजों का, ये आज की बात नहीं है, 300 साढ़े 300 साल पुरानी बात है। और जापान में कॉन्वेंट स्कूल खोल दिए थे अंग्रेजों। उन कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाने के लिए कुछ 5-1 लाख जेसुइट्स लोगों की फौज खड़ी की गई थी जापान में। जापान जब आजाद हो गया ब्रिटेन की गुलामी से, तो जापानीज लोगों ने सबसे पहला काम जानते हैं क्या किया था? अंग्रेजी स्कूलों का नाश कर दिया था। और उस दिन के बाद से जापानीज लोगों ने संकल्प लिया था कि कोई बच्चा अंग्रेजी में नहीं पढ़ेगा, सब बच्चे जापानीज में पढ़ते हैं। और आज दुनिया में जापान की इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी से टक्कर ले रही है। चाइना एक दूसरा देश है, कोई भी बच्चा वहां अंग्रेजी में नहीं पढ़ता। और चाइना की इकोनॉमी दुनिया में इस समय 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी मानी जाती है। सबसे ज्यादा वाइब्रेंट इकोनॉमी है चाइना की इकोनॉमी। ऐसे ही दुनिया में फ्रांस है,
कोई अंग्रेजी में नहीं पढ़ता, लेकिन फ्रांस यूरोप में इस समय काफी आगे है। हमारे मन में ये गलतफहमी है कि अंग्रेजी में पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। इस गलतफहमी में से बाहर निकल आइए। ये अंग्रेजों की दी हुई गुलामी की व्यवस्था है जो आज भी हम इस देश में चला रहे हैं। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये जो अंग्रेजियत का सिस्टम है, ये अंग्रेजों का दिया हुआ जो सिस्टम है, ये गुलामी के समय से चल रहा है। और आजादी के 50 साल भले ही आ गए हैं, लेकिन व्यवस्था वही चल रही है। अंग्रेजों का बनाया हुआ आईपीसी चल रहा है, अंग्रेजों का बनाया हुआ सीआरपीसी चल रहा है, अंग्रेजों का बनाया हुआ सीपीसी चल रहा है। कभी कभी एक मजाक में मेरे कुछ दोस्त मुझको कहते हैं कि राजीव, अगर अंग्रेज नहीं आते तो इस देश में न्याय नहीं मिलता। कभी अंग्रेज आए तो न्याय मिला इस देश को। तो मैं उनको एक कहानी सुनाता हूं कि अंग्रेजों के पहले कैसा न्याय था और अंग्रेजों के बाद कैसा न्याय है। हमारे देश में एक राजा था, उसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उसके राज्य में 2 महिलाओं में झगड़ा हो गया। क्या झगड़ा हुआ? एक बच्चा था, उसको क्लेम करने वाली 2 माताएं थी। एक माता कहती थी कि ये मेरा है, दूसरी कहती थी ये मेरा है। अब उस झगड़े को लेकर, उस केस को लेकर दोनों माताएं गई कोर्ट में। राजा की जुडिशियल काउंसिल बैठी, मुकदमा पेश किया गया। एक महिला खड़ी हुई, उसने सिद्ध किया कि ये मेरा बच्चा। दूसरी भी खड़ी हो गई, उसने भी सिद्ध कर दिया कि ये मेरा बच्चा। राजा ने कहा कि तलवार ले आओ, आधा आधा काट दो, आधा एक को दे दो, आधा दूसरे को दे दो। जैसे ही राजा ने तलवार मंगाई और बच्चे को काटने की बात कही, वैसे ही असली मां खड़ी हो गई और कहने लगी, नहीं नहीं, बच्चे को काटो मत, भले ही इसको दूसरी मां को दे दो। क्योंकि कोई भी असली मां होगी अपनी आंखों के सामने कैसे अपने बच्चे को कटता हुआ देखेगी। राजा को पता चल गया कि यही असली मां है, तो राजा ने उस बच्चे को उसकी असली मां को दे दिया। 2.5 मिनट के अंदर पूरे केस का फैसला हो गया। यही केस लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, कम से कम 20 साल लग जाएंगे आपको, पता नहीं चलने वाला कि कौन असली मां है और कौन नकली मां है। 20 साल से पहले इस केस का फैसला हो नहीं सकता। अंग्रेजों के पहले ऐसा न्याय था कि 2.5 मिनट में केस का फैसला होता था। अंग्रेजों के जमाने से ऐसा न्याय आया है कि 20 साल लग जाते हैं, दोनों माताएं मर जाएंगी, बच्चा भी मर जाएगा, पता नहीं चलने वाला कि कौन जीता कौन हारा। करोड़ों करोड़ों केस पेंडिंग पड़े रहते हैं, न्याय नहीं होता। ये अंग्रेजों की व्यवस्था। हमारी व्यवस्था में 2.5 मिनट में न्याय होता। तो ये मन से चीजों को निकालिए। बहुत बार हमारे मन में ऐसी चीजें बैठी रहती है कि अंग्रेज नहीं आते, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आती तो इस देश का भला नहीं होता, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें मुझे लगता है कि गुलामी के दौर की बातें हैं। और इन गुलामी के दौर की बातों से अगर आप बाहर निकल आए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तो बाद में निकलेंगे, पहले मन से बाहर निकलते हैं, तो इस देश का फिर से वो पीरियड वापस आ सकता है जो सोने की चिड़िया वाला पीरियड था। हम शारीरिक रूप से गुलाम नहीं है, हम मानसिक रूप से गुलाम। हमको हमेशा ब्रिटेन की, यूरोप की, अमेरिका की तरफ देखने की आदत पड़ गई। वो क्या करते हैं, हम उसी को फॉलो करते हैं। हमको हमारे तरफ देखने की आदत नहीं है। तो मैं आपको यही कोशिश कर रहा हूं इतने लंबे व्याख्यान के बाद कि इस मानसिक गुलामी में से बाहर निकलिए। यह मानसिक गुलामी बहुत खतरनाक है और इस मानसिक गुलामी में से बाहर निकलने के तरीके क्या हैं? पहला तरीका यह है कि इस देश की जो परंपराएं हैं, इस देश का जो इतिहास है, इस देश की जो सभ्यता है, उसकी ठीक से जानकारी लेने की कोशिश करिए। हमको हमारी परंपराओं के बारे में कुछ नहीं मालूम है, कोई कह देता है तो हम मान लेते हैं कि हां ऐसा ही इस देश में चलता। जब तक हमको हमारे देश की परंपराओं की गहरी जानकारी नहीं होगी तो संस्कृति की जानकारी आपको हो नहीं सकती। और उन परंपराओं और संस्कृति की जानकारियों को अगर आप हासिल कर लें तो आप मानसिक गुलामी में से बाहर आ जाएंगे। और अगर हम मानसिक गुलामी में से बाहर आ गए तो इस देश को हम बहुत आगे ले जा सकेंगे। क्योंकि जो मानसिक गुलाम होता है वो कभी विकास नहीं कर पाता, गुलाम बन के रहता है, मजदूर बन के रहता है, दास बन के रहता है, मालिक नहीं बनता कभी। हमारी भी हैसियत यही है कि पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अब अमेरिका के गुलाम, पहले यूरोप के गुलाम थे, अब अमेरिका के गुलाम। गुलामी की परंपरा वो जा नहीं रही है। इस गुलामी में से बाहर निकलना, और इस गुलामी में से बाहर निकलने के लिए सिद्धांत क्या है? भारतीय सांख्य जो दर्शन है ना, उसमें एक वाक्य है, नेति नेति। नेति नेति माने ना इति ना इति। ना इति माने ये नहीं ये नहीं। हम क्या हुआ इस देश में, जब से गुलाम हुए हमने ना कहना छोड़ दिया, हां जी करते रहे।
गुलाम आदमी की निशानी पता है क्या होती है? वो कहता है यस सर, ओके सर, राइट सर, वेरी गुड सर, फाइन सर। कभी नहीं कहता नो सर, ये गलत है। आपने देखा इस देश में जो गुलाम होते हैं ना, चपरासी की तरह से फाइल लगाए बीच में, यस सर, ओके सर, राइट सर, फाइन सर, वेरी गुड सर। मैंने देखा है लोगों को। और यस सर, फाइन सर, ओके सर, राइट सर कहने वाली प्रजा ही गुलाम होती। जो प्रजा ना नहीं कहती, गलत को गलत नहीं कहती, वो प्रजा गुलाम होती है। तो जो गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत पैदा करिए, और अगर ये गलत है तो उस गलत के साथ अपना रिश्ता तोड़ने का काम करिए। गलत को प्रोत्साहन मत दीजिए। आपको अगर ये समझ में आता है कि अंग्रेजी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल बहुत गलत हैं, उनसे कोई भला नहीं हो रहा, तो इनसे रिश्ता तोड़ दीजिए। अपने बच्चों को इन अंग्रेजी स्कूलों में भेजना बंद कर दीजिए। तो आपको लगेगा फिर क्या होगा, हो सकता है 2 साल के बाद, 5 साल के बाद गुजराती स्कूल बहुत अच्छे हो जाए। क्यों? आज जो आपका डोनेशन है वो अंग्रेजी स्कूलों में चला जाता है। हजारों रुपए आप जो डोनेट कर देते हैं अंग्रेजी स्कूलों में, वो डोनेशन अगर गुजराती स्कूलों में जाना शुरू हो जाए तो ये गुजराती स्कूल भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे अंग्रेजी स्कूल है। आपका डोनेशन अगर मराठी स्कूलों में जाना शुरू हो जाए तो मराठी स्कूल भी उतने ही अच्छे हो जाएंगे जैसे अंग्रेजी स्कूल। तो ये तो आपके दान का प्रवाह है जो वहां चला जाता है, इसलिए ये सूख गए हैं, वो हरे भरे हैं। वहां से आपका दान इनमें आने लगे तो ये हरे भरे हो जाएंगे, वो सूख जाएंगे। तो आपके बच्चे अगर इधर आ जाएं पढ़ने के लिए, गुजराती में, मराठी में, बंगला में, तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में, हिंदी में, इन सारी भाषाओं में अगर हम हमारे बच्चों को पढ़ाना शुरू करें तो इस अंग्रेजियत से हमारा रिश्ता टूटेगा और इस मानसिक गुलामी से रिश्ता टूटेगा। और मुझसे आप पूछें कि जापान ने इतनी तरक्की क्यों कर ली है, तो मैं एक ही जवाब दूंगा कि जापान के लोगों में अपनी मातृभाषा से जितना प्यार है उतना ही अपने देश से प्यार है। जिस देश के लोग अपनी मातृभाषा से प्यार नहीं करते वो कभी देश से प्यार करते नहीं है, झूठा दिखावा करते हैं। जो अपनी मातृभाषा को नहीं मानता वो देश को कैसे मानेगा? इसलिए जापान के बच्चों में बचपन से कूट कूट कर नेशनैलिटी की भावना भरी जाती है। और हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं जो अंग्रेजी में बात करते हैं उनके साथ। तो कभी भी ये बात सच नहीं है कि हमारा बच्चा अंग्रेजी में नहीं पढ़ेगा तो वो पीछे रह जाएगा। सच्चाई इसके उल्टी है कि जब आपका बच्चा मातृभाषा में पढ़ेगा तभी वो होशियार बनेगा और तभी उसका डेवलपमेंट होगा। उसका कारण क्या है? उसका सीधा सा कारण है, अगर आपका बच्चा मातृभाषा में कोई चीज याद करे तो जितनी जल्दी याद करेगा उससे 6 गुना ज्यादा समय उसको लगता है अंग्रेजी में याद करने में। अगर कोई सवाल आपका बच्चा आधा घंटे में याद कर सकता है गुजराती में, तो वही सवाल याद करने के लिए उसको कम से कम 3 घंटा लगेगा। तो क्या हो रहा है? इस देश का हर वो विद्यार्थी जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहा है, वो विद्यार्थी अपने जीवन में 6 गुना ज्यादा समय बर्बाद कर रहा है। और इस हिसाब से अगर हम माने इस देश में विद्यार्थियों की कुल संख्या अगर 10 करोड़ की है तो हिंदुस्तान के विद्यार्थियों का 60 करोड़ घंटे का समय हम बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जाए। और कई लोग मुझको कहते हैं कि राजीव भाई, अंग्रेजी बहुत बड़ी अच्छी भाषा है, अंग्रेजी बहुत समृद्ध भाषा है। और उनको मैं ये तर्क देता हूं कि किसी भी भाषा की समृद्धि इस बात से तय होती है कि उसमें कितने शब्द हैं। और अंग्रेजी भाषा में कुल मिलाकर मात्र 12,000 शब्द हैं और मात्र 12,000 शब्दों वाली भाषा है अंग्रेजी। गुजराती भाषा में कुल मिलाकर इस समय 40,000 शब्द हैं। तो समृद्ध भाषा गुजराती है या अंग्रेजी है? मराठी भाषा में इस समय 48,000 से ज्यादा शब्द हैं। और हिंदी की बात मैं करना शुरू करूं तो हिंदी में लगभग 70 से 80,000 शब्द हैं। तो समृद्ध भाषा अंग्रेजी नहीं है, समृद्ध भाषा गुजराती है, मराठी है, हिंदी है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है। ये सारी भाषाएं समृद्ध हैं। और एक जानकारी और दे दूं, अंग्रेजी दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है। क्यों? क्योंकि इस भाषा के नियम कभी भी एक जैसे नहीं होते। दुनिया में सबसे अच्छी भाषा वो मानी जाती है जिसके नियम हमेशा से एक जैसे हों। जैसे संस्कृत भाषा के जो नियम आज से 1000 साल पहले थे वही नियम आज भी हैं। लेकिन ये बात आप अंग्रेजी के बारे में नहीं कह सकते। अंग्रेजी में आज से मात्र 200 साल पहले
दिस लिखा जाता था TIS और आज लिखा जाता है THIS। मात्र 200 साल पहले दिस लिखते थे TIS करके और आज लिखते हैं THIS। ये क्या चक्कर है? अंग्रेजी में मात्र 150 साल पहले जिन शब्दों की स्पेलिंग अलग होती थी उन शब्दों की स्पेलिंग बदल गई है, बहुत बड़े पैमाने पर बदल गई। और अंग्रेजी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें पता ही नहीं चलता, प्रोनंसिएशन कभी एक जैसा होता नहीं, एक्सेंट कभी एक जैसा होता नहीं। ऑस्ट्रेलिया में आप जाइए, कोई भाई आपसे कहेगा, अगर उसको कहना है टुडे तो ब्रिटेन में जाइए तो टुडे कहेगा, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए तो कहेगा टुडाई टुडाई टुडाई। तो कभी कभी मुझे आश्चर्य होता था कि टुडाई माने क्या होता है, TO2 और DIE माने मरने के लिए, और जबकि वो कह रहा है आज माने टुडे। समझ में ही नहीं आता। स्कॉटलैंड में चले जाइए एक प्रोनंसिएशन मिलेगा, आयरलैंड में चले जाइए दूसरा मिल जाएगा, इंग्लैंड में आ जाइए तीसरा मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए चौथा मिल जाएगा, अमेरिका पहुंच जाइए पांचवा मिल जाएगा। अमेरिका और ब्रिटेन में यही झगड़ा होता है, एक की अंग्रेजी में Z का ज्यादा प्रयोग करते हैं, दूसरे में S का ज्यादा प्रयोग करते हैं। कोई नियम ही नहीं बना पाए आज तक वो इस बात के लिए। इस हिसाब से तो अंग्रेजी दुनिया की सबसे रद्दी भाषा। और फिर एक जानकारी और दे दूं, बहुत लोग ये तर्क देते हैं कि अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और मैं आपको बता रहा हूं कि सारी दुनिया में मात्र 12 देश हैं जहां की मातृभाषा अंग्रेजी है, बाकी 188 देशों की मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। बाकी 188 देश जो हैं उनकी मातृभाषाएं अंग्रेजी से अलग हैं। तो दुनिया में अगर 200 देश हैं और उन 200 देशों में मात्र 12 देशों में अंग्रेजी मातृभाषा है, तो ये अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज कैसे हो गई? ये तो माइनॉरिटी की लैंग्वेज है। और जनसंख्या के हिसाब से देखना शुरू कर दीजिए तो अंग्रेजी बोलने वालों की जनसंख्या दुनिया में मुश्किल से कुल जनसंख्या का 2-3% है, बस मुश्किल से 2-3%। पूरी दुनिया की अगर कुल जनसंख्या हम माने 6 अरब की, 600 करोड़ की, तो उसमें मुश्किल से 3% लोग हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं या समझते हैं, बाकी सारे के सारे लोग नॉन अंग्रेजी वाले लोग हैं। तो कैसे मैं मान लूं कि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है? उस हिसाब से अगर मानी जाए तो दुनिया में इंटरनेशनल लैंग्वेज तो चाइनीज हो सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों द्वारा चाइनीज बोली जाती है दुनिया में। और दूसरे नंबर की अगर कोई भाषा हो सकती है तो वो हिंदी ही हो सकती है, क्योंकि चाइनीज के बाद हिंदी सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। और अंग्रेजी सबसे रद्दी भाषा जानते हैं क्यों है? क्योंकि अंग्रेजी में चाचा अंकल है, ताऊ भी अंकल, मामा भी अंकल है तो मौसा भी अंकल है, फूफा भी अंकल है तो फूफा जैसा भी कोई अंकल है, चाची आंटी है, ताई भी आंटी है, मामी भी आंटी है, मौसी भी आंटी है। अब जरा बताइए कि मामी और मौसी में कितना फर्क है? जरा बताइए तो सही कि क्या मामी और मौसी दोनों बराबर हो सकती है? या मामा और ताऊ दोनों एक हो सकते हैं क्या? या काका और मामा दोनों एक हो सकते हैं क्या? उनके यहां तो सब आंटी हैं या अंकल हैं। जानते हैं चक्कर क्या? चक्कर यह है कि उनके पास अपने रिश्तों को डिफाइन करने के लिए शब्द नहीं है, और जिस भाषा में अपने रिश्तों को डिफाइन करने के शब्द नहीं हो वो सबसे रद्दी भाषा है। ये खामखा की गलतफहमी हमारे मन में आ गई है कि अंग्रेजी बड़ी ऊंची भाषा है। ये तो चूंकि अंग्रेज आ गए और हम उनके गलती से गुलाम हो गए, इसलिए अंग्रेजी आ गई इस देश में। अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो शायद संस्कृत इस देश की राष्ट्रभाषा होती। और आज आपको एक जानकारी और दे दूं, दुनिया में कंप्यूटर के लिए सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा अगर कोई है तो वो संस्कृत है। और ये सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कंप्यूटर चलाने के लिए जो बेस्ट एल्गोरिथम तैयार किया गया है वो संस्कृत की मदद से तैयार हुआ। दुनिया में अमेरिका में जो सुपर कंप्यूटर चल रहे हैं उन सुपर कंप्यूटर्स की प्रोग्रामिंग अब संस्कृत में तैयार करने की कोशिश चल रही। शायद आप नहीं जानते, आपसे ज्यादा संस्कृत पर रिसर्च इस समय जर्मनी में चल रही है। काहे को चल रही है? क्यों? पागल नहीं है वो लोग। वो जानते हैं कि इस भाषा में कितना खजाना छुपा हुआ। वो जानते हैं कि इस भाषा में, हिंदुस्तान में लाखों लाखों दस्तावेज अभी भी रखे हुए हैं संस्कृत में, जिनमें बेशकीमती खजाने छुपे हुए हैं।
और आपको आपकी भाषा से काटकर एक विदेशी भाषा में डाल दिया गया है, और ये विदेशी भाषा में बहुत गहरा असर दिमाग पर पड़ता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई भी बड़े से बड़ा 30 मार्खा अंग्रेजी बोलता है तो जानते हैं क्या करता है? पहले मातृभाषा में सोचता है, फिर उसको ट्रांसलेट करता है, माने दोगुनी मेहनत करता है, तब अंग्रेजी बोलता है। और आपको एक जानकारी और दे दूं, आप अपने जीवन के अत्यंत निजी क्षणों में मातृभाषा इस्तेमाल करते हैं, कभी दूसरी भाषा निकलती नहीं मुंह से। जब बीमार होते हैं, कष्ट होता है, तो मां निकलता है मुंह से, मम्मी नहीं निकलता, मदर नहीं निकलता, मॉम नहीं निकलता। क्यों? और जब आप बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं तो भी गाली मुंह में मातृभाषा में ही निकलती है, अंग्रेजी में नहीं निकलती। तो आप अपने जीवन के जितने व्यस्ततम निजी क्षण होते हैं अपनी मातृभाषा में ही बात कर सकते हैं, और तब इस बच्चे को जिसको आपने अंग्रेजी में डाल दिया है उसके ऊपर कितना बोझा पड़ता है इसका आपको अंदाजा नहीं है। आप अपने घर में मातृभाषा में बातें करते हैं, कच्छी में बातें करते हैं, गुजराती में बातें करते हैं, बच्चा उसी को सुनते सुनते सीखता है। बच्चा सीखता कैसे है? बच्चा सीखता है नकल करके। तो जिस तरह से आप प्रोनाउंशिएट करते हैं वैसे ही बच्चा प्रोनाउंशिएट करने की कोशिश करता है, और उससे उसकी भाषा का विकास होता है। तो स्वाभाविक रूप से जो वो सीख कर आया है उसके ठीक उल्टी भाषा में आप उसको पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है कि वो बच्चा फिर पढ़ता नहीं है, रटता है चीजों को। और अगर मैं गुजराती में कहूं तो पोपट हो जाता है। तो जो पोपट हो जाता है बच्चा, उसकी एक खासियत होती है। किसी भी बच्चे को आप पढ़ाइए, मान लीजिए आपका बच्चा कक्षा 8 में पढ़ता है और उसका इम्तहान हुआ है, तो इम्तहान के लिए वो रटेगा और रटने के बाद इम्तहान में लिख कर आएगा। 2 दिन बाद आप उससे पूछ लीजिए, उसको कुछ भी याद नहीं है कि उसने क्या लिखा 2 दिन पहले। 2 दिन बाद वो भूल जाएगा उसने क्या लिखा। 1 साल की तो बात ही छोड़ दीजिए, मुझे खुद याद नहीं है अंग्रेजी में जितनी चीजें मैंने रटी हैं, वो मुझे खुद याद नहीं, आज मुझे खुद याद नहीं। और इस अंग्रेजियत की शिक्षा व्यवस्था कैसा सत्यानाश करती है वो मैं मेरा एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैं कक्षा 9 में जब पढ़ता था तो मुझको मार मार के एक फॉर्मूला सिखाया गया मैथमेटिक्स का, x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 2xy + y²। फिर इसी को सिखाया गया x - y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² - 2xy + y²। अक्सर क्या होता था, मैं भूल जाता था। क्या भूल जाता था? x + y में प्लस होगा, x - y में प्लस होगा, इसी में अक्सर भूल जाता था। तो अक्सर क्या होता था कि x + y में -2xy लिखता था या x - y में +2xy लिखता था। अक्सर गणित में मेरे नंबर कट जाते थे तो मेरी पिटाई होती थी, और उस पिटाई के डर की वजह से मैंने एक बार 3 महीने सारी पढ़ाई बंद करके ये दोनों फॉर्मूले रटना शुरू किया, और 3 महीने रटता रहा। 10 किलो कॉपी मैंने भर दी होगी इन 2 फॉर्मूलों को रटने के लिए। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि इन दोनों फॉर्मूलों का मेरे जीवन में कोई इस्तेमाल नहीं। मैं 2 वर्ष तक एक रिसर्च प्रोजेक्ट में काम भी करता रहा वैज्ञानिक की हैसियत से, उस समय भी मेरे जीवन में इन दोनों फॉर्मूलों का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। और इन दोनों फॉर्मूलों को तैयार करने में मैंने मेरे जीवन का 3 महीना लगा दिया। पिटाई खाई, डांट खाई, अध्यापक से बेइज्जती सहन की कि तुम नालायक हो, तुमको ये 2 फॉर्मूले भी याद नहीं होते। तो इतनी पिटाई हुई, इतनी बेइज्जती हुई क्लास में, चूंकि ये 2 फॉर्मूले याद नहीं होते थे, और इतना समय बर्बाद करके मैंने जो 2 फॉर्मूले याद किए उनका मैं करूं क्या अपने जीवन में। और ऐसा एक नहीं है, मैं आपको सैकड़ों हजारों उदाहरण दे सकता हूं कि जो कुछ आपके बच्चे याद कर रहे हैं, जो कुछ आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से मुश्किल से 5% उनके जीवन में काम आने वाला है, 95% तो बेकार ही जाने वाला है। और लाद लाद के बोझा हमारे बच्चों पर, जानते हैं क्या बना रहे हैं? हमारे बच्चों को गधा बना रहे हैं। गधा क्या होता है? बोझा लादते जाइए, लादते जाइए, लादते जाइए। ऐसे ही हम हमारे बच्चों पर सिलेबस का बोझा लादते ही जा रहे हैं, लादते ही जा रहे हैं, लादते ही जा रहे हैं, माने हम हमारे बच्चों को गधा बना रहे हैं। इतना होमवर्क,
ट्यूशन पढ़ाने आए वो भी होमवर्क देता है, स्कूल में पढ़ने जाए वहां भी होमवर्क मिलता है। और मैं आपको कह रहा हूं कि जो होमवर्क इनके टीचर्स देते हैं बच्चों के, उनसे पलट कर पूछ लीजिए, उनको नहीं आता वो होमवर्क कैसे होने वाला। मेरे एक बड़े परिचित दोस्त हैं हरीश भाई, उनका छोटा सा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। अभी एक दिन मैं उनके घर गया तो रो रहे थे, बड़े उदास थे, कहने लगे इसकी टीचर ने होमवर्क दे दिया। क्या होमवर्क दे दिया है? साइकिल के पूरे अस्थि पंजर के नाम लिख के ले आओ और उनका नाम लिखते हुए एक एक वाक्य इस्तेमाल कर लाओ। तो मैंने उस बच्चे से कहा कि अपनी टीचर को जाके कहना कि तुम एक एक वाक्य बनाकर दे दो, तब मैं देखता हूं कि वो कितनी पढ़ी लिखी है। जो होमवर्क अध्यापक नहीं कर सकते वो बच्चों पे लाद देते, और बाद में क्या होता है, उसकी खुन्नस निकालने के लिए बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, उनको डांटते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं और बच्चों का दिमाग कुंठित कर देते हैं। यह जो शिक्षा व्यवस्था है, यह बच्चों को गधा बनाने वाली व्यवस्था है, और मैकॉले ने इसलिए इस देश में यह व्यवस्था चालू की थी ताकि इस देश के बच्चे गधे बने, इंटेलिजेंट नहीं बने। और यह इसी शिक्षा व्यवस्था का परिणाम है जो इस देश में दिखाई देता है। जब हम गुलाम थे तब इस देश में 2 नोबेल लॉरियट पैदा हुए थे, अब आजादी आ गई है तो एक का भी पता नहीं है इस देश में। और हमसे पिद्दी पिद्दी से देश हैं दुनिया में जहां हर साल कोई ना कोई नोबेल लॉरियट पैदा हो जाता है। ये नोबेल लॉरियट जानते हैं कौन होता है? जो बच्चा मौलिक काम करता है, कुछ नया काम करता है, वो नोबेल प्राइज पाता है। नोबेल प्राइज पाने के लिए पीएचडी करना जरूरी नहीं है, बीटेक एमटेक करना जरूरी नहीं है। न्यूटन कक्षा 9 में फेल हो गया था, उस न्यूटन को हम सब याद करते हैं। आइंस्टीन कक्षा 10 के आगे पढ़ नहीं पाया कभी, उस आइंस्टीन को हम याद करते हैं। मैक्स प्लैंक ने इतनी बड़ी थ्योरी दी सारी दुनिया में, E = h², वो E = h² थ्योरी देने वाला मैक्स प्लैंक कभी स्कूल गया नहीं, उसने स्कूल का मुंह नहीं देखा। शेक्सपियर कभी किसी विद्यालय में से पीएचडी करके नहीं आया। और हमारे देश में देखिए, तुलसीदास ने कौन से विश्वविद्यालय में से पीएचडी ली थी, जरा बताइए। और उनकी लिखी हुई रामचरितमानस हिंदुस्तान के गांव गांव में गाई जाती। महर्षि वेदव्यास ने कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली थी जो उनकी महाभारत सारे देश में गाई जाती और उस पर रिसर्च की जाती। डिग्री लेने से कभी इंटेलिजेंट होने का कोई वास्ता नहीं, बल्कि इस देश में तो यह सिद्ध हुआ है जिसने डिग्रियां नहीं ली हैं वो इंटेलिजेंट हुए हैं इस देश में, और उन्होंने मौलिक काम किए। डिग्री लेने वाले तो बोझे के नीचे दबे रहते हैं, उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। और तब मैं आपसे कुछ कहने आया। समय हो गया है मुझे गाड़ी पकड़नी, रात को मुझे सूरत जाना, इसलिए यह व्याख्यान मुझे यहीं खत्म करना पड़ेगा। लेकिन कंक्लूड करते हुए 2-3 बातें कहना चाहता हूं कि इस देश में जो गुलामी का माहौल अंग्रेजों के जमाने में था, वही गुलामी आज भी चल रही। जो शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने में थी, वही आज भी चल रही है। जो न्याय की व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने में थी, वही आज भी चल रही है। जिस तरह के कानून अंग्रेजों के जमाने में थे, वही कानून आज भी चल रहे हैं। और जिस तरह की अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के जमाने में थी, वही अर्थव्यवस्था आज भी चल रही है। तब आप पूछेंगे कि क्या करें, रास्ता क्या है? इसमें से रास्ता 2 ही है। पहला रास्ता यह है कि जिस दिन आप जग जाएं, उसी दिन सवेरा मान लीजिए। अब तक आप सो रहे थे, ठीक है, मालूम नहीं था, जानकारी नहीं थी, लेकिन अगर आज आप जग गए हैं तो मान लीजिए आज ही सवेरा है। तो उस सवेरे की शुरुआत कैसे करें? अपने अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में से बाहर निकाल लीजिए, उनको गुजराती माध्यम के स्कूल में भेजिए। और गलती से भी कभी किसी को यह सलाह मत दीजिए कि अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाओ, क्योंकि इस अंग्रेजियत की व्यवस्था को अगर बदलना है तो आपके बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो वो अंग्रेजियत में ही फंसते चले जाएंगे।